हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। पेडागोजी के आज के लेक्चर में हम दो टॉपिकों को कवर करेंगे, वृद्धि और विकास और आनुवांशिकता और पर्यावरण। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, जहां मैं नोट्स, पीडीएफ्स और क्विजेस प्रोवाइड कराता हूं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। इस पेडागोजी की सीरीज़ को अगर आप एक बार देख लेंगे और इन नोट्स को एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी पेडागोजी का सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है। आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वृद्धि और विकास। देखो, वृद्धि का सीधा सीधा अर्थ है कि आपके शरीर में जो चेंज हो रहे हैं, आपके शरीर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो भार में हो या आकार में हो, उसे आप वृद्धि कहेंगे। शरीर यहाँ मेन चीज़ है। ओके। अगर जैसे कि बच्चे का दिमाग जब पैदा होता है तो उतना बड़ा नहीं होता है। ओके, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है तो उसके दिमाग का आकार बढ़ता जाता है। अब एक चीज़ आई कि एक बच्चे का जो बचपन में दिमाग है वो केवल जोड़ घटाना ही कर पा रहा है, उसमें बुद्धि उतनी ही है। लेकिन जब वो और बड़ा होता है तो वो आगे चल के अवकलन समाकलन तक करने लगता है, उसके बाद वो क्वांटम फिजिक्स तक पढ़ने लगता है। तो उसमें बुद्धि में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि में नहीं आएगी, वो विकास में आएगी। ठीक है, शरीर से जो संबंधित है केवल वही वृद्धि में आएगा। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, वृद्धि को मापना बड़ा सरल है, क्योंकि शरीर में वृद्धि हो रही है तो तुम उसे देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो उसे आप माप सकते हो। दूसरा चीज़, वृद्धि केवल निश्चित समय तक होती है, आप जीवन भर लंबाई बढ़ाते नहीं रहते हैं। हाँ, वजन आपका जीवन भर बढ़ा रहेगा अगर आप बेफालतू का खाना खाते फिरेंगे, लेकिन निश्चित समय तक वृद्धि होगी नेचुरली। जब निश्चित समय तक वृद्धि बोला जाता है तो ये बोला जाता है सामान्यतः या प्राकृतिक रूप से। अब तुम अपने मन से अगर हार्मोन खरीदते फिरोगे, उसको लगाते फिरोगे तो अलग बात होगी, पर सामान्यतः वृद्धि निश्चित समय तक ही होगी। विकास का खेल है कि वो भाई जन्म से पहले यानी गर्भावस्था जो आपकी 280 दिन होते हैं वहाँ भी विकास होता है और मरने तक चलता है विकास। विकास कभी बंद नहीं होता। आप हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आपके अनुभव हर समय बढ़ते रहते हैं और विकास का अनुभवों से सीधा संबंध है। जितने ज़्यादा अनुभव उतना ज़्यादा विकास। विकास जैसे कि हमने देखा अभी सामने, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्ष भी होते हैं। अब एक एक पक्ष को समझिए जल्दी जल्दी। मात्रात्मक और गुणात्मक से मतलब है कि मात्रा का अर्थ होता है कि आपका जो वृद्धि है, वृद्धि भी विकास के ही अंतर्गत आएगी। ओके, तो एक तो ये हो गया। और गुणात्मक जैसे मैंने भी समझाया बुद्धि के बारे में आपको कि बच्चा छोटे में सरल सवाल लगाता है और बड़े में कठिन कठिन सवाल लगाने लगता है, वो आएगा गुणात्मक विकास में। जैसे शारीरिक पक्ष तो आ ही गया वृद्धि के अंतर्गत। मानसिक पक्ष मैंने अभी बताया। सामाजिक पक्ष होगा कि बच्चा पहले अकेले भीड़ में जाने से डरता है, छोटा होता है, उसको केवल माता पिता का साथ चाहिए होता है। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और समाज में वो घुलना मिलना शुरू कर देता है। संवेगात्मक विकास, बच्चे को अगर पहले खाना नहीं मिला या देर से मिला तो वो रोने लगेगा। जब छोटा होगा कुछ भी अच्छा दिख गया तो हंसने लगेगा। उसके पास 2-3 ही इमोशंस होते हैं अपनी बात बताने के लिए, रोना, हंसना, चिल्लाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आगे चल के जब संवेगात्मक विकास आता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे कारण किसी और को बुरा लग रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके अंदर दूसरों के लिए निष्ठा पैदा होती है। इस तरह से जो और भावनाएं हैं वो भी बच्चे में समय के साथ पैदा होती हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ वही है, गुणा भाग वाले तरीके से। और नैतिक पक्ष तो आपको पता ही है, छोटे में बच्चा भाई किसी कीड़े को पकड़ के उसको नोच दिया, उसको मार दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, इसको मारना है नहीं मारना है, चींटी पकड़ के खा गए। ये सारी चीज़ें जो किसी और से जीवन से संबंधित हैं, जो मूल्य हैं आपके जीवन के, वो बच्चे में धीरे धीरे समय के साथ विकसित होते हैं। आप समय के साथ अपने अंदर नैतिकता स्थापित करते जाते हैं। अब नैतिकता कैसे स्थापित होती है उसके सिद्धांत अभी आगे आने वाले हैं, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। संज्ञानात्मक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, ये सब आगे आएंगे, आप बस जुड़े रहिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी सामने आपको दिख ही रहे हैं। देखो भाई, आहार तो सबसे ज़रूरी होता है। हिंदुस्तान में अभी हमको पता ही है कि लगभग 40 से 50% बच्चे
कुपोषण की समस्या के अंदरूनी शिकार है, किसी में आंशिक कुपोषण है, किसी में पूरा कुपोषण है। आहार की समस्या तो वृद्धि और विकास दोनों में आएगी, पर्यावरण भी आएगा। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह निवास कर रहे हैं जहाँ का पर्यावरण कठिन है, जैसे कि नेपाल है या हिमाचल है, इन जगह पे ऊंचाई में जो लोग रहते हैं उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उनके फेफड़े उतने मजबूत हो जाएंगे जिससे वो अधिक सांस ले सकें, क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ऊंचाई में, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें दिक्कत ना आए, इसलिए उनके फेफड़े उस हिसाब से ढलते हैं। तो उसे पर्यावरण भी आप मान सकते हैं। शारीरिक गतिविधि भी है, जो परमानेंट जिम जाएगा या जाएगी और जो कतई नहीं जाएगा उसके शरीरों में अंतर होता है। जिम जाने वाले के शरीर में अगर वो मेहनत कर रहा है जिम में या जिम के बाहर भी, तो उसके शरीर में बलिष्ठता थोड़ी अधिक होगी, उसका शरीर थोड़ा अधिक स्ट्रांग होगा अगर वो ढंग से कर रहा है बाय द वे। और जो नहीं कर रहा है एक्सरसाइज किसी तरह की, उसका शरीर उतना ही बलिष्ठ नहीं होगा। लिंग में अंतर भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। लड़कियों में जो वृद्धि और विकास होता है वो लड़कों में जो वृद्धि और विकास है उससे बिल्कुल अलग होता है। ओके, लड़के लड़कियों के शरीर अलग होते हैं। कुछ स्टडीज़ के अनुसार लड़के लड़कियों की जो रुचियां हैं वो भी काफ़ी अलग होती हैं शुरू से। बुद्धि भी वृद्धि और विकास को प्रभावित कैसे करेगी कि पहले वृद्धि और विकास से बुद्धि पैदा होगी। अगर वृद्धि और विकास दो लोगों का अलग हुआ तो उनकी बुद्धि भी अलग हो सकती है। फिर उस अलग बुद्धि के कारण जो अगला वृद्धि और विकास का चरण आएगा वो भी अलग हो जाएगा। इस तरह से चक्रीय क्रम चलता रहेगा। संस्कृति की बात आई, ठीक है। तो जैसे पर्यावरण और संस्कृति एक ही तरह से मान लो। अब संस्कृति और वृद्धि विकास को कैसे प्रभावित करेगी। हिंदुस्तान में लगभग 33 से 35% लोग वेजिटेरियन हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जानवर हैं ही नहीं जिन्हें हम मार के खा नहीं सकते, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमारी जो शारीरिक संरचना होगी, हमारे जो स्टमक, जो उदर है, जो इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत है, वो वेजिटेरियन फूड को इतने हजार सालों से वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा चेंज हो चुके हैं विदेशी जगहों से, जहाँ केवल मांस खाया जाता हो, जैसे नॉर्वे, स्वीडन हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है। मछली मार के ही खानी है, चिकन मार के ही खाना पड़ेगा आपको। तो उनके जो सारी शरीर की व्यवस्था होगी, पेट की व्यवस्था, इंटेस्टाइन, उदर की और छोटी आंत, बड़ी आंत की व्यवस्था, वो हम लोग से थोड़ी अलग हो जाती है। इस तरह से संस्कृति भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। आइए अब अगला पढ़ना शुरू करते हैं। विकास के चरण देखो, हर वैज्ञानिक अपने हिसाब से चरण देके चला गया है। तो मैं 2 प्रकार से चरण याद रखने हैं, वो याद रखो, ठीक है। जनरली क्या होगा कि मैं जितने भी सिद्धांत पढ़ाऊंगा उन सब में अलग अलग चरण दिए गए होंगे, तो उनमें एज अपने आप लिखी आएगी, तो उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। यहाँ तुम बस एक बार अच्छे से सुन लो और पढ़ लो। ब्रॉड में बांटा जाए तो बस 4 ही हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो तुम्हें स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है इस तरफ, ठीक है। लेकिन अब उनको अंदर से घुस के अगर बांटोगे तो इस तरह से बटेगा। गर्भावस्था चलेगी जन्म से 280 दिन तक, फिर जो गर्भधारण होता है लगभग 9 महीने का, वो होती है गर्भावस्था। पहले 15 दिन शैशवावस्था और पहले 2 वर्ष उसके बाद बचपन कहा जाता है, बेबीहुड। इन दोनों को मिला के भी आप शैशवावस्था बोल सकते हैं। शैशवावस्था पहले 15 दिन, उसके बाद बचपन, बेबीहुड, पहले 2 वर्ष, इन दोनों को मिला के भी आप शैशवावस्था बोलते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था चलेगी 2 से 12 लड़कों में और 2 से 10 लड़कियों में। इसके 2 भाग होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। अगला यौवनावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, इन दोनों को मिलाओगे जब तो किशोरावस्था आएगी। यौवनावस्था लड़कियों में 2 साल चलती है, लड़कों में भी 2 साल चलती है, 11 से 13, 12 से 14, और प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17 चलती है। जो किशोरावस्था है उसका मेन हिस्सा प्रारंभिक किशोरावस्था में ही शुरू होता है। उत्तर किशोरावस्था 3 साल 17 से 20 मानी जाती है, और प्रौढ़ावस्था 20 साल मानी जाती है, 21 से 40। उसके बाद 40 से 60 मध्यावस्था, और वृद्धावस्था 60 से शुरू होती है और मरने तक चलती रहती है। इस तरह से आराम से तुम एक बार इसको रट लेना। अब विकास के क्षेत्र तो कई सारे हैं, उसमें पहला शारीरिक विकास, जैसा कि उन्होंने समझाया वृद्धि, उसकी जो प्रमुख थ्योरियाँ हैं वो अब आपको यहाँ समझनी है। पहला, स्थूल गतिक सिद्धांत।
से सूक्ष्म गतिक सिद्धांत की ओर, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर, ऑर्थोजेनिक थ्योरी जिसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? पहले बच्चा जो है अपने हाथों को उठाना सीखेगा, पूरे हाथ उठाएगा, हाथों को गिराना सीखेगा। उसके बाद वो अपने हाथ की उंगलियों को उठाना सीखेगा, 2 उंगलियां उठाना सीखेगा, 3, फिर 1, फिर कौन सी उंगली उठानी है वो सीखेगा। तो ये जो स्थूल गति है, बड़ी मांसपेशियों वाली गति है, पूरा हाथ उठाना है और उसके बाद केवल 1 उंगली उठानी है, उसको में जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि पहले हम हाथ चलाना सीखेंगे फिर उंगली चलाना, उसे हम स्थूल गतिक सिद्धांत से सूक्ष्म गतिक सिद्धांत की ओर चलना कहेंगे। अगला, सिर पदाभिमुख सिद्धांत, सिर से पैर की ओर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चों को ये कहता है कि सिर से पैर की ओर विकास का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे सरल समझना उसको ऐसे है कि बच्चा जब छोटा होता है तो अपने सिर से वो इधर उधर घुमा के हल्का हल्का देखता है। आप इमेजिन करो ना, तुम किसी छोटे बच्चे को, 6-7 महीने के बच्चे को गोद लिए हो, 6-7 महीने का बच्चा है, बहुत छोटा है, वो सिर घुमा रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के लिए कि कौन आसपास खड़ा है। उसके बाद वो अपने हाथ का यूज करेगा अपने अंगूठे चूसने के लिए, या थोड़ा बहुत तुम्हारे हाथों को या तुम्हारे बाल जो तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे कपड़ों को पकड़ने के लिए। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसका सिर घुमाना भी अच्छा होता जाएगा, हाथ भी अच्छे चलते जाएं, फिर वो घुटनों पे चलेगा, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होकर चलने लगेगा अपने पैरों पे। तो इस चीज़ को सिर पदाभिमुख सिद्धांत, ठीक है, कहा जाता है। पहले बच्चा सिर घुमाएगा इधर उधर देखने के लिए, फिर हाथ पैर चलाएगा, फिर हाथ चलाएगा, उसके बाद फिर पैर चलाना सीखेगा। समीप दूराभिमुख, केंद्र से परिधि की ओर, अगला सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, केंद्र से परिधि की ओर। उसका अर्थ क्या होता है कि ये बायोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं कि सबसे पहले मनुष्य में रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। रीढ़ की हड्डी हमारे बिल्कुल बीच में है, उसके बाद बाकी अंगों की हड्डियों का विकास होना शुरू होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की जो अस्थियों का स्ट्रक्चर है, जो अस्थि तंत्र है, उसका विकास करने के लिए सबसे पहले उसी का विकास जरूरी है। तो इस चीज़ को समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहा जाता है। समीप दूराभिमुख को आप जो मैंने अभी स्थूल गति से सूक्ष्म गति समझाया, उससे भी जोड़ के पढ़ सकते हैं। पहले आप भुजा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हथेली, उसके बाद उंगली। ये जो आप अंदर से बाहर की ओर गए, भुजा आपकी पूरी है, वो आपके शरीर के, वो आपके दिल के पास है कि नहीं। आप दिल से दूरी नापना हमेशा, तुम आप अपने दिल से नापो कि पूरे हाथ की दूरी कितनी है, तो बीता भर होगी, कंधे के ठीक बाद भुजा शुरू हो जाती है। फिर हथेली की दूरी नापो, फिर हथेली के बाद उंगली की दूरी नापो, तो इस तरह से दूरी बढ़ती जा रही है। इसे समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहा जाता है। अगला, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो बौद्धिक और मानसिक है ही, भाषा का विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। ये याद रखना, सामाजिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, पेपरों में बहुत पूछी जाती है। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, मूल्यों का विकास, सही गलत की पहचान, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अगर ये समाज में कौन से मूल्य हैं उनको समझना हुआ तो सामाजिक और भावनात्मक में आ जाएगा। समाज में सही गलत क्या है तो सामाजिक में आ जाएगा। जैसे नीचे देखो लिखा हुआ है कि समाज को समझना है, समाज में स्थापित होना है, अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार कैसे करना है, समाज और भावनात्मक विकास में आता है। इस तरह से ये विकास के क्षेत्र हैं। अब विकास के कुछ सिद्धांतों को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, सिर पैर अंदर बाहर। इसका मतलब क्या है? विकास की दिशा का मतलब होता है कि विकास पर्टिकुलर दिशा में होता है, हर दिशा में होता है, ठीक है, पर ये नहीं है कि उस दिशाओं का भी क्रम नहीं है। पहले तुम्हारे पैर बड़े हो गए उसके बाद तुम्हारा मुंह बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सिर से पैर भी मैंने समझाया, अंदर से बाहर समझाया, 2 बार सिर पदाभिमुख समझाया और समीप दूरस्थ सिद्धांत भी समझाया। तो ये दोनों विकास की दिशाओं में आएंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब होता है कि एक प्रजाति में एक जैसा ही विकास होगा। अगर आप जानवर हैं किसी विशेष प्रकार के, मान लीजिए तुम घोड़े हो, तो घोड़ों में जो विकास के चरण हैं वही तुम्हारे साथ होंगे। ये नहीं है कि बकरी में जो विकास के चरण है वो तुम्हारे साथ होने लगे भले ही तुम बकरी ना हो, ऐसा नहीं होगा। जो स्पीसीज से तुम बिलोंग करते हो, जो प्रजाति के तुम हो,
जानवर के तौर पे, उसी के जो विकास हैं वही तुम्हारे साथ होगा, ये नहीं कि कुछ और होने लगे, उसे समान प्रतिमान बोला जाता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, जैसा कि मैं समझाया, विकास की जो दिशा है उसका क्रम निश्चित होता है। जैसे कि चलना और दौड़ना भी आप समझ सकते हैं, पहले हम चलना सीखते हैं फिर हम दौड़ना सीखते हैं, एक क्रम है ये। विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की गति अलग अलग होती है, ये तो बात सत्य है। हर व्यक्ति का विकास अपने हिसाब से चलेगा, उसका जो एनवायरनमेंट होगा, उसकी जो आनुवंशिकता होगी, उस हिसाब से चलेगा। ये नहीं कि दो व्यक्ति बिल्कुल सेम विकास करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। संसार में हर व्यक्ति अलग अलग होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास ऐसा नहीं है कि देखो अचानक हो जाए, कंटिन्यूअस विकास होगा। वृद्धि कभी कभी होता है कि एक समर वैकेशन में कुछ बच्चे एकदम से बड़े निकल आए, वो एक रेयर केस होता है। पर जनरली ऐसा नहीं होता है कि विकास जो है एक दिन के अंतर ही बिल्कुल चेंज हो जाए आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। विकास कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। थोड़ा बहुत उस विकास में ठहराव आता रहता है, जिसे हम आगे बताएंगे, लेकिन ये नहीं है कि विकास एकदम से ऐसा हो कि पहले तो ऐसा जा रहा था और फिर ऐसा एकदम स्ट्रेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा विकास में। इस तरह से विकास अचानक नहीं होगा, आप बस इतना ही याद रखिए। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत तो ये कहता है कि हम पहले शरीर में सामान्य गतिविधियाँ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, हाथ घुमाना। उसके बाद विशिष्ट गतियाँ करते हैं, जैसे उंगली चलाना। दिमाग में भी हम पहले सामान्य जोड़ घटाना सीखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन आगे चल के सीखेंगे, इंटीग्रेशन आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलेंगी सामान्य से विशिष्ट में। अब आओ अगला, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहते हैं, उसका मतलब होता है कि व्यक्ति पहले पूरा हाथ चलाएगा, उसके बाद हाथ का केवल एक भाग, जो एक उंगली है, वो चलाना सीखेगा। इसे पूर्ण से अंश का सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, पहले आप पूरा हाथ चलाना सीखे, ऊपर उठाना, उसके बाद केवल एक उंगली उठाना सीखे आप, इसे पूर्ण से अंश का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता तो अभी आपको बताई है मैंने कि हर व्यक्ति की अलग अलग विभिन्नता होती है। वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत, ये दोनों हैं अलग अलग। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि बच्चे में जो आनुवंशिक गुण उसके माता पिता से आए हैं वो बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे, और वातावरण का सिद्धांत कहेगा कि वह बच्चे का वातावरण जो होगा, किस प्रकार के परिवार में तुम पले बड़े हो, किस प्रकार की जगह में तुम पले बड़े हो, वो भी तुम्हारे विकास को बहुत डिसाइड करेगा। वर्तुलाकार गति का सिद्धांत, देखो वर्तुलाकार गति का सिद्धांत ये कहता है कि विकास शरीर में हर दिशा में होता है, एक समग्र प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जब बहुत छोटा है तो उसका शरीर उसके हिसाब से ही होगा। उसके हाथ पैर भी 2 साल के बच्चे के बराबर ही होंगे, उसका मुंह भी 2 साल के बच्चे के बराबर ही होगा, और जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसका मुंह भी 18 साल के बच्चे के हिसाब से होगा, उसके हाथ पैर भी 18 साल के बच्चे के हिसाब से होंगे। ये नहीं होगा कि वो 2 साल के टाइम में सारा शरीर 2 साल के हिसाब का है, फिर एक समय आएगा जब उसका सर एकदम से 18 साल का हो गया, हाथ पैर 10-15 साल के हैं, फिर अचानक से 10-15 साल के बाद हाथ पैर बड़े हो गए और अब जाके वो ऐसा हो रहा। ऐसा नहीं है। गुब्बारा मान के चलो बच्चे को, जब गुब्बारे में हवा भरते हो तो सभी जो गुब्बारे की दीवारें हैं, जो पूरी गोल व्यवस्था है, वो पूरी फूलती है। ये नहीं कि किसी एक विशेष दिशा में ही हवा भर रहे हो, बाकी सब सिकुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। तो तुम बच्चे की वर्तुलाकार गति के विकास को गुब्बारे से समझ सकते हो। मान लो एक गुब्बारा ऐसा है, हवा भरोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा और हो जाएगा। ये नहीं है कि अब हवा भरे तो वो गुब्बारा फूल के ऐसा हो गया एक विशेष दिशा में, ऐसा तो नहीं होता ना गुब्बारे में। इस तरह से नहीं होना है। इसीलिए वर्तुलाकार गति का मतलब होता है कि हर दिशा में विकास होगा। अगला है, विकास में उत्क्रमण नहीं होता। तुम एक बार लंबे हो गए, 18 साल का शरीर पा गए, अब ये नहीं कि 2 साल बाद तुम्हारा जो शरीर है वो 10 साल का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। विकास अब एक ही दिशा में चलेगा, पलट नहीं सकता है विकास। एक विशेष स्थिति जिसमें बच्चे का विकास पलटने लगता है उसे बेंजामिन बटन रोग कहा जाता है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा।
बेंजामिन बटन रोग। आइए अब आखिरी 2 लाइनें पढ़ते हैं। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। इसका मतलब होता है कि विकास 2 साल में आपका जो हुआ, जब आप 3 साल के होंगे तो वो भूल के दोबारा विकास नहीं करेंगे, नहीं, वो जुड़ा रहेगा, फिर आप में उसी में अगला विकास आता जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जिस साल हमने जो सीखा हम अगली साल गए और पूरी तरह से बिल्कुल भूल चुके हैं, अब हम फिर से शुरू से विकास करना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास से विभेदीकरण प्राप्त होता है। विभेदीकरण का मतलब होता है कि पहले बच्चे को हर स्थिति में सिर्फ रोना ही आ रहा है जब वो 1-2 साल का है, वो और कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसे और कुछ आता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो विभिन्न स्थितियों में विभिन्न भावों को, विभिन्न इमोशंस को दिखाना सीख जाता है। इसे ही विभेदीकरण कहा जाता है। इस तरह से आपका ये जो वृद्धि और विकास का चैप्टर है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। अगले लेक्चर में हम आनुवांशिकता और पर्यावरण की चर्चा करेंगे। 20-21 मिनट का ये लेक्चर हो गया, इसलिए मैं अब आनुवांशिकता और पर्यावरण अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। मैं आधे घंटे से बड़ा लेक्चर कभी नहीं लूँगा, जिससे आप लोगों को लेक्चर देखने में प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को शेयर करें, मुझे सपोर्ट मिलेगा इससे और आपका पैसा कुछ जाएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।